नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 48 घंटों का जो अल्टीमेटम था, वो तकरीबन पूरा होने वाला है और पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है कि ट्रंप उसके बाद क्या करेंगे? क्या सचमुच वो ईरान के पावर प्लांट, एनर्जीज़ के जो पावर प्लांट हैं, उस पे अटैक करेंगे? इसके अलावा जो अन्य घटनाएँ हुई है, वो लंदन में एक तरह से जो एंटी ज्यूइश हेट क्राइम की शुरुआत हुई है और वहाँ पर एक एम्बुलेंस पे अटैक किया गया है, जिसमें कि कई ज्यू सवार थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को गिरफ्त में लेना या फिर वहाँ पर पाबंदी लगाना जो है, वो अनएक्सेप्टेबल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कमर्शियल शिप हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक तरह से उसको गिरफ्त में रखना ये गलत है और साथ ही किस तरह से एनर्जी और जो पावर सप्लाई है, उसको कहीं न कहीं निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए इस विवाद को सुलझाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो ईरान ने धमकी दी है कि अगर लैंड आइलैंड के ऊपर अटैक किया गया या फिर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, तो निश्चित रूप से पूरे जो इलाके हैं, जो सी का इलाका है, वहाँ पे माइन्स बिछा देगी ईरान की सरकार। अब सवाल है कि ये 24वें दिन संकट किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिस तरह से इज़राइल का एयर डिफेंस को क्रैश हुआ है और जिस तरह से ईरान की जो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है, वो ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आस-पास के शहरों में गिरा है, उससे एक नया खतरा पैदा हुआ है। तो इन सारे मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही धनंजय त्रिपाठी जो प्रोफ़ेसर हैं साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनंजय जी आपसे। आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप की धमकी है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो पावर प्लांट को टारगेट करेंगे ईरान के खास जो क्रूशियल पावर प्लांट हैं और तेहरान में जिससे कि सप्लाई होती है। आपको लगता है कि ये उस डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही है? क्या न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी इज़राइल का कदम बढ़ सकता है या फिर जिस तरह से ब्रिटेन ने अपने नेवी शिप को डिप्लॉय किया है, उससे खतरा कहीं और आगे ज़्यादा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है? देखिए, मामला तो ऑलरेडी एस्केलेटेड है। अब जो ट्रम्प के पास खासी दिक्कत आ रही है उनको, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनको वहां से तेल के जो स्रोत हैं या जो भी आवागमन है, खास करके जो मर्चेंट शिप्स हैं, वो प्रभावित है। उसके चलते ट्रम्प के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि आपने लड़ाई शुरू कर दी और इसका आपने ख्याल नहीं रखा। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ेंगे तो अमेरिका पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। मिड टर्म में वो जाने वाले हैं और मिड टर्म में जाने के पहले वो ये शायद उन्होंने ये गैम्बल खेला होगा कि हम बहुत जल्दी 72 घंटे या कुछ में हम ये ईरान का मामला पूरा रफा दफा कर देंगे और एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट बन करके उभरेंगे, जो उनके पुराने राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं कर पाए। उन्होंने ईरान के मसले को रिजॉल्व कर दिया, लेकिन अभी इसमें उनको किसी तरह के कोई कॉन्क्रीट सक्सेस अभी तक नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने खमेनी को एलिमिनेट कर दिया है, वहां के लीडरशिप को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान ने जो अपना स्ट्रक्चर बना के रखा था उसके दम पे ईरान अभी भी टिका हुआ है और ये लड़ाई लड़ रहा है और सक्सेसफुली लड़ रहा है। सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल नहीं, गल्फ के और कंट्रीज जहां पे अमेरिकन बेसेस हैं या जो अमेरिकन अलायंसेज हैं, उनके ऊपर भी अटैक लगातार कर रहा है। तो ये जो धमकी है, ये एक डेस्परेशन भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और हो सकता है कि वो इस धमकी को इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि अभी उनको यहां से वो निकलना चाहते हैं। अमेरिका का इकोनॉमिक लॉस लगातार हो रहा है। कुछ जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अमेरिका पे होगा, क्योंकि वो जो अपने हथियार यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी भरपाई करने में अमेरिका को काफी समय लगेगा। आयरन ड्रोन वगैरह की जो बात थी इसराइल की, आप देखिए वहां पर भी एयर डिफेंस कमजोर पड़ रहा है और ईरान की जो मिसाइल्स है वो पेनिट्रेट कर पा रही हैं। इसराइल के जो इलाके थे जो काफी सिक्योर माने जाते थे वहां पर भी जा रही है। तो ये सब के चलते ये जो धमकी है, हमको इसको थोड़ा हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप इसका कुछ प्रभाव वो कर भी सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उसके बावजूद भी वो ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे या ईरान को बिल्कुल एलिमिनेट कर दे, इस वॉर में हरा दे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये ईरान ने अभी तक अपने जो भी रेजिस्टेंस है या जो भी रिटेलिएशन, उससे ये प्रूव कर दिया है। सवाल ये है कि इसमें क्या डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह है कि नहीं, शंकर? मेरे ख्याल से वो एक बड़ी अहम बात है जिस पे भी चर्चा नहीं हो रही है।
अब ट्रम्प के अड़ियल रवैये के चलते वर्ल्ड का कोई भी कंट्री अभी इसके अंदर डिप्लोमेटिक तौर पर इंगेज नहीं है। चाइना ने कुछ शुरुआत में प्रयास किया, लेकिन गल्फ कंट्रीज में भी काफी सारा क्रिटिसिज्म भी है ईरान को लेकर के, जिस तरह से ईरान उनके भी रिफाइनरीज वगैरह को टारगेट कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये युद्ध ऐसा उलझा हुआ है जहां पर डिप्लोमेसी के लिए अभी तक कोई जगह बनती नजर नहीं आ रही है, और ट्रंप अगर इस तरह की धमकियां देते रहेंगे तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी वर्ल्ड नेता के लिए आसान नहीं होगा कि वो कोई डिप्लोमेटिक पहल यहां पर करे। तो मेरे ख्याल से मामला अंत में डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो होता अभी दिख नहीं रहा है। और आपको लगता है कि देखिए जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए मुश्किल है कि वो एंड गेम में इस युद्ध से कैसे निकले, लेकिन सवाल ये भी है कि अमेरिकन राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। कल की तारीख में अगर हार के जाएंगे तो एक तरह से बहुत बड़ा डिजास्टर उनके होगा। पूरी दुनिया में उनकी बात कौन सुनेगा? चाइना और रशिया जो बैठे हुए हैं वो तो फिर से लेके पूरी दुनिया में एक तरह से वो ह्यूमिलिएट होंगे। तो ट्रंप के लिए आइदर वो खॉग आइलैंड पे कब्जा करें, वहां पे अटैक करें, या फिर कुछ ना कुछ तो वहां से लेके जाएंगे ही, ताकि वो पूरी दुनिया में उनकी जो बादशाहत है या फिर जो अमेरिका की एक सुपियोरिटी है वो बरकरार रखे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप ये दुस्साहस करेंगे कि वो खग आइलैंड पे अटैक करेंगे, या फिर आपको लगता है कि कुछ और हमला पावर प्लांट या कुछ और आपको एंड गेम में समझ में आता है कि क्या ट्रंप लेकर यहां से लौटेंगे? देखिए, ट्रम्प का बिल्कुल सही बात है कि वो एंड गेम की तरफ है। वो एक पावरफुल मैसेज यहाँ से अपने लिए निकालना चाहते हैं। ट्रम्प को पूरी दुनिया की उतनी चिंता नहीं है। अगर होती तो शायद वो इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ये वॉर शुरू ही नहीं करते। ट्रम्प को अपनी खुद की इमेज की चिंता है और अपने मिड टर्म इलेक्शन की चिंता है। साथ में मागा का प्रेशर है उनके ऊपर। तो उनको एक सक्सेसफुल पॉइंट यहाँ से चाहिए निकलने के लिए, जैसे उन्होंने जून में किया था 2025 में। उन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ऑब्लिटरेट उन्होंने एक शब्द यूज किया था। तो उस तरीके का एक वो मैजिकल कोई वहां से मूवमेंट या कोई एक मैजिकल इंसिडेंट या कोई एक मैजिकल टर्न ईरान की वॉर से निकाल के ही ईरान को युद्ध में हटना चाहेंगे। वो अभी तक उनको मिलता नहीं नजर आ रहा है। उसका देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो अमेरिकन स्टेट है, एक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिकन स्टेट को भी इसमें काफी इमेज को धक्का लगा है। क्योंकि अभी तक जो गल्फ कंट्रीज का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो अमेरिका माना जाता था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये गल्फ वॉर के समय में भी नहीं हुआ, इराक ने भी कोशिश की थी कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करे। पैट्रियोटिक एक मिसाइल्स वो थी, उनके सिस्टम थे, उसके ऊपर अटैक करे। साथ में सऊदी अरब पे भी अटैक किया था इराक ने भी, जब इराक वॉर चल रही थी। और यही अमेरिका था जिसने सक्सेसफुली इराक के उन अटैक्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन आज यही अमेरिका है, ईरानियन अटैक को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये अमेरिकन स्टेट की क्रेडिबिलिटी को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा गल्फ रीजन के अंदर। और इससे वहां पर और जो तमाम प्लेयर्स थे जो आज तक, देखिए अमेरिकन जो इंपीरियलिज्म की हम बात करते हैं, उसका एब्सोल्यूट डोमिनेशन वेस्ट एशिया के अंदर रहा है। लेकिन पहली बार उस डोमिनेशन को वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि उस डोमिनेशन को एक टक्कर मिल रही है। और इसराइल, देखिए दो, अब गल्फ कंट्रीज की इसके अंदर दो दुविधाएं हैं। एक दुविधा ये है कि क्या वो इसराइल को ये पूरी तरीके से प्रभावी होने दें या ये युद्ध जीत जाए, या ईरान को वो युद्ध में जीत, क्योंकि गल्फ कंट्रीज का जो और अरब कंट्रीज है वो दोनों तरफ से ही उनको प्रॉब्लम है। अगर ईरान एक पावरफुल कंट्री बन के उभरता तो भी उनको प्रॉब्लम है, इसराइल एक पावरफुल कंट्री बन के उभरता तो भी उनको प्रॉब्लम है। इसलिए उनके लिए सेफेस्ट बेट अमेरिका था कि अमेरिका बीच में रहे और अमेरिका इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करे। पर अगर अमेरिका की ही स्थिति इसमें डामाडोल होगी तो वेस्ट एशिया की राजनीति में काफी उथल पुथल होगी, और ये ट्रंप का जो अपना इलेक्शन का संकट है और अमेरिकन स्टेट का एक लॉन्ग टर्म जो क्रेडिबिलिटी का संकट है वो भी इस वॉर के अंदर साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल। संजय, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था आज, ये सारे तमाम स्टेक होल्डर हैं उनसे कि इस क्राइसिस को सॉल्व करें, खत्म करें। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमूस के ऊपर जो एक तरह से उसको बंधक बनाया गया वो अनएक्सेप्टेबल है। जैसा कि दुनिया के बाकी मुल्क कह रहे हैं, 22-23 देशों ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, तो उससे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अपने को एसोसिएट कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन और पावर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना जायज़ नहीं है। लेकिन इन सब बातों में आपको क्या समझ में आता है कि ये सारी बातें प्रो गल्फ है,
वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनकी की तरफ है। ईरान के ऊपर कुछ खास इस स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, या जो पावर एनर्जी शब्द का इस्तेमाल हुआ वो ईरान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। आप इस स्टेटमेंट को, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बिटवीन द लाइन्स को कैसे रीड कर रहे हैं? मैं मुझे लगता है ये दिस इज टू लिटिल टू लेट। और आपने जो दिया, एक 24 दिनों के बाद एक स्टेटमेंट दिया, एक जेनरिक स्टेटमेंट। अब बेसिकली वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने ये किया, इतना हमने, हमारे पास संसाधन है, हमने डेवलप किए अपने, हमारे इतना ऑयल रिजर्वॉयर है अपने। और लोगों को मेरे ख्याल से एक एक कंडीशनिंग करने की कोशिश है लोगों को कि आप तैयार रहिए, आने वाला वक्त और संकटमयी हो सकता है, आप उसी ढंग से तैयार रहिए जैसे कोविड में। तो अपनी कोविड में भी जैसे इनका कोई ग्रेट अचीवमेंट है नहीं, काफ़ी सी चीज़ें छुपाए छुपाए हुए भी थे, और तैयारी भी इनकी उस ढंग से नहीं थी। लाख ये बड़ाई अपना कर ले। कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट संसद से जब आ रहा था तो इट शुड हैव बीन रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज विल। प्राइम मिनिस्टर का एक जो जेनरिक स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इंडिया थिंक्स। आज पार्लियामेंट से अगर आप बोल रहे थे तो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था ऑपोजिशन का भी वॉइस और प्राइम मिनिस्टर का भी वॉइस। एक कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया निकलना चाहिए था और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द इंडियन पीपुल जाना चाहिए था टू द वर्ल्ड, एटलीस्ट टू द यूएस एंड इजराइल, कि आपने इस दुनिया को कहाँ पहुंचा दिया है, आप एग्रेसर हैं, आप युद्ध रोकिए। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और इससे इसमें है कि आप एक बीच में बचते हुए चल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, कि प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया जस्ट टू रजिस्टर इन हिस्ट्री कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला 24 दिन के बाद हमारा ये बयान था, हमने ये बोला कि शांति होना चाहिए, लोगों को युद्ध रुक जानी चाहिए। लेकिन आप क्या बोल रहे, युद्ध, ये युद्ध है? आप ये कन्वेंशनल सेंस में युद्ध है? आप ये बताइए, क्या क्या इसमें ईरान की कोई गलती थी जिसकी वजह से उसे वो झेलना पड़ रहा है? ईरान की क्या गलती थी कि वहां एक रेजिम है जिसको अमेरिका और इजराइल पसंद नहीं करता था? और इजराइल और ईरान एक ऐसा रेजिम है, एक ऐसा कंट्री है जो पैलेस्टीनियन इश्यूज को बहुत ही प्रखर रूप से और प्रबल रूप से उठाते रहा, उसकी बातें करते रहा, अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में डिस्पाइट सैंक्शंस फॉर द लास्ट 30 इयर्स। और अदर क्या रीजन है कि आप वॉर में चले गए? आप ईरान को क्यों समझा रहे हैं? ईरान को समझाने, ईरान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है एग्जिस्टेंस की, और एटलीस्ट अमेरिका को और इजराइल को जाना चाहिए था। ये मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया वो काफी एक समझिए कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट स्टेट्समैन लाइक नहीं है। अभी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरनेशनल सिचुएशन है, स्थिति बनी हुई है जहाँ पे दुनिया के हर एक कंट्री विक्टिम है, इंडिया इन पर्टिकुलर, जहां आपके एक करीब 1 करोड़ लोग गल्फ में रहते हैं, आपकी आपकी सारी एनर्जी डिपेंडेंसी गल्फ पे है, ज्यादातर आपका ग्रोथ डिपेंडेंट है इस इन सब एनर्जी सोर्स से। डिस्पाइट दैट अगर आप बच बचा के चल रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट। आप लोगों, कम से कम आप स्ट्रीट के ही वॉइस को ले लीजिए। क्या आज लोग अमेरिका के इस युद्ध को सराह रहे हैं इंडिया में? क्या इन्हीं के समर्थक लोग सराह रहे हैं, झंडा लेकर निकल रहे कि अमेरिका जो कर रहा है सही कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है? नहीं, और कम से कई सारे लोग संजय ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को या उस तरह की पॉलिसी या डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना चाहिए था या यूज करना चाहिए था जैसे कि वाजपेयी या मनमोहन सिंह ने किया था, कि अगर सरकार ठीक है मिडिल ईस्ट के साथ या इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ दिखना चाहती है तो दिखे, लेकिन राष्ट्र की जो भावना है वो संसद के जरिए वो ईरान के प्रति जताते, जैसे कि वाजपेयी ने इराक के समय किया था या मनमोहन सिंह ने भी किया था, कि संसद के जरिए वो देश की जो भावना है वो उसका रिफ्लेक्शन वो करा देते, ताकि दोनों जिसको कि हम एक बैलेंसिंग पोजीशन में रहते, विदेश नीति का संतुलन रहता। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट स्ट्रांग है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स
आके पार्लियामेंट में सारे पार्टीज के आते हैं, आप एक ओपन डिबेट कराते, उसके बाद एक कलेक्टिव स्टेटमेंट पार्लियामेंट की तरफ से जाता जो स्ट्रॉन्ग मैसेज होता, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते कि ये सेंटिमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पीक्स और इज स्पीकिंग। लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको डर है। इतना इतना डिफेंसिव प्राइम मिनिस्टर और इतना छोटी सोच वाला प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट, जो मतलब इस क्राइसिस वाले सिचुएशन में भी सबको साथ लेके चलने की बात नहीं कर सोच रहा। आप देखिए कि इसमें आप विपक्ष के उस नेता को आप साथ लेने की बात करेंगे जो आपका हाँ में मिला रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके ही पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रहा है। आप अब ऐसी पॉलिटिक्स, आपने एक मीटिंग नहीं बुलाई। देखिए सिचुएशन ऐसा है कि कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग भी हो जाती, आप बुलाते मैसेज कन्वे करने के लिए, आपने वो भी नहीं किया। ये समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ऐसी क्राइसिस पहली दफा झेल रहा है जहां पे अनवांटेड वॉर इम्पोज्ड है, और ये इजराइल और अमेरिका वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे एक्सिस पावर हिटलर, मुसोलिनी और जापान बिहेव कर रहा था एज एन एग्रेसर, ऑक्युपाइंग फोर्सेस। अटैक किए जा रहा है, बेइंतहा मौतें। आज अमेरिका और इजराइल एक्सिस पावर, और इजराइल इन ए वे और ईरान इन ए वे एलाइड पावर की तरह है। कम से वो लोगों की बात कर रहा है, डिफेंड करने, सॉवरेनिटी डिफेंड करने की बात कर रहा है। आज ऐसी स्थिति में दे आर एग्रेसर्स, वॉर क्रिमिनल्स। आप सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहे हो, उसको फिर आप जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे जिंदगी चलती है उसको आप ध्वस्त करने की बात कर रहे हो। तो आप सारे वॉर के रूल्स है, रेगुलेशन है, सब तोड़ने की बात कर रहे हो। तो आप कैसे एक वॉर क्रिमिनल्स नहीं कहलाएंगे? वॉर क्रिमिनल्स ही कहलाएंगे। नेतन्याहू ऑलरेडी एक वॉर क्रिमिनल है, ट्रंप उसमें ऐड हो रहे हैं। और इंडिया को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, इसमें कोई नहीं। आप भी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ग्रोथ के उस स्टेज में है जहां पे आपको टेक ऑफ करना था, आप पीछे धकेले जा रहे हैं। आप कितने प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होते, आप नहीं उसमें रिसोर्सेज लगा सकते, बिकॉज आपके पास अब वो क्षमता नहीं है, क्योंकि आप दूसरे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंडिया को भी एक उस ढंग से सोचना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होना चाहिए था, कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इट्स अ विल, कहते हैं ना, जो कलेक्टिव विल रिफ्लेक्ट करना चाहिए था इंटरनेशनल कम्युनिटी को। कम से कम अमेरिका, इजराइल जैसे देश को जरूर ये मैसेज जाना चाहिए था। आप बोल रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं करना चाहिए। आज ईरान इस स्थिति में है कि वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान कुछ भी करेगा कि कैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड का वीक पॉइंट्स है उसको पकड़ा जाए और बार्गेन किया जाए। ये है उसके लिए दूसरी लड़ाई है। आप उसी को सलाह दे रहे हैं, सलाह जिसको जाना चाहिए आप दे नहीं रहे। आपको मोबिलाइज कराया, पहले भी हमने बात की है कि जो ब्रिक्स फोरम का इस्तेमाल करके आप मोबिलाइज करते लाइक माइंडेड कंट्रीज को जो चाह रहे हैं, और भी आप दूसरे इंटरनेशनल फोरम को, ब्रिक्स का अभी जून वगैरह में, उसके पहले ही आप मीटिंग बुला लेते, ऑनलाइन ही मीटिंग कर लेते, वर्चुअल मीटिंग कर लेते कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस डिमांड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन। आप उस ढंग से काम करते, आप कर ही नहीं रहे। एक कहीं से भी अर्ज नहीं, कहीं से भी वो जज्बा नहीं, कहीं से भी एक विलिंगनेस नहीं कि जो स्टेट्समैनशिप लाइक रोल प्ले करे इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हम हिस्ट्री के, इतिहास के इस दौर में, इस वक्त में हम एक ऐसे लीडरशिप के द्वारा लीड किए जा रहे हैं जो उस काबिल में नहीं है। वो उसको ना हिस्टोरिकल सेंस है, ना ट्रेडिशन की जानकारी है, कुछ नहीं है। ही इज जस्ट यूजलेस। ओके, धनंजय जी, आप आपसे समझेंगे कि आपको लगता है कि अगर ट्रंप सचमुच पावर प्लांट पे अटैक करते हैं तो पूरी एक तरह से ईरान में सिर्फ पावर प्लांट पे या किसी भी देश में पावर प्लांट पे अटैक करने का मतलब सारे लोग समझते हैं हॉस्पिटल डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी देश की जो स्थिति है वो डिस्टर्ब हो जाएगी
और उससे ईरान के युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो भी इम्पैक्ट होगी। आपके मिसाइल, आपके ड्रोन्स, वो सब कुछ इम्पैक्ट होगा। तो आपको लगता है कि क्या सचमुच ट्रंप इस सीमा तक जाएँगे, या सिर्फ धमकी है, या फिर ईरान जो डिप्लोमैटिक बिटवीन द लाइन्स ये बातें कह रहा है कि सिर्फ पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, सिर्फ जो उसके दुश्मन देश हैं उसके लिए बंद है। तो कहीं न कहीं वो भी एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि भई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, या फिर ब्रिटेन या जो उसके वैसे देश जो इसमें कहीं न कहीं इंटरवीन कर सकते हैं, उनके लिए ये संकेत दे रहा है कि आप कहीं डायलॉग को आगे बढ़ाएँ? देखिए, ईरान तो पहले दिन से नेगोशिएट करना चाह रहा था। 2025 में भी इसने प्रयास किया, 2026 में भी प्रयास किया, लेकिन दोनों ही प्रयास विफल हो गए। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा संकट अमेरिका और इजराइल ने खड़ा कर दिया है कि जो लोग बातचीत करने की क्षमता रखते थे या जिनके पास वो लीडरशिप और स्टेचर था ईरान में, आपने उन्हीं को ही खत्म कर दिया। अब मुस्तफा खमैनी कहाँ पर हैं ये किसी को पता नहीं, घायल हैं कहे जा रहे हैं। ईरान का लीडर कौन है, कौन ये सब कुछ रन कर रहा है? क्या वो इस्लामिक गार्ड्स हैं जो वो रन कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक सिस्टम है। अब अगर वो इसको रन कर रहे हैं तो क्या उनके पास पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं अटैक करना है, कि वो रिटेलिएट ही करते रहेंगे? किस तरीके का रिटेलिएशन करेंगे? कल देखिए, इजराइल में उन्होंने जो एक न्यूक्लियर साइट है जहां पर, वहां पे उस शहर पे भी अटैक किया है। तो ये बड़ा इसमें एक दुविधा बन गई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हु इज इन कंट्रोल इन ईरान। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है कि अगर अमेरिका इसमें उनके पावर प्लांट्स को ध्वस्त कर देता है, जो कैपेसिटी अमेरिका के पास है, कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एरियल स्ट्राइक्स में अभी तक उसके पास सुपीरियरिटी वहां पर हमने देखी है। लेकिन उसका रिपरकशंस होगा। एक और बड़ी चौंकाने वाली बात जो ईरान की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही है, मेरा भी एक जमाने में ये मानना था कि ईरान बहुत दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन ईरान ने एक रिजेलियंस दिखाया है और अभी ये साफ हो गया कि ईरान भी इस वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वो वॉर को डीप ले जाना चाहता था। जहां पर ये वॉर को बहुत नैरो वे में खत्म करना चाहते थे, अमेरिका और इजराइल की उनकी लीडरशिप को मार देंगे, कुछ दो चार हमले कर देंगे और सब घुटने पे आ जाएंगे और हम नेगोशिएट करके यहां से एक फाइल लेके निकल जाएंगे। लेकिन ईरान भी इस वॉर को डीप ले जाना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ईरान इस तरीके की अगर कोई हमला होगा तो उसका उसके पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव भी उन्होंने सोचा होगा कि हम इसको कैसे आगे ले कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने सरप्राइजेस दिए हैं इस वॉर में। पूरी दुनिया के जो बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स थे, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये वॉर 4 से 5 दिन से ज्यादा, एक हफ्ते ज्यादा ये खींचेगी, क्योंकि इजराइल की खुद की अपनी मिलिट्री पावर, देखिए उन्होंने, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक्स उनकी लीडरशिप पे ईरान पे किया है, लेकिन उन अटैक के बावजूद भी वो ईरानियन रजीम को नहीं हटा पाए। तो ये तो उनका एक और खास फेलियर करके देखिए। जैसे कि डिमोना जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि जी, बेस्ट गार्डेड है, उसके अगर एयर डिफेंस को ईरान ने भेदा है, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कल की तारीख में चाहे तो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी अटैक कर सकता है। वो एक मैसेजिंग या फिर इज़राइल को थ्रेट परसेप्शन देने के लिए ईरान ने ऐसा किया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ईरान ने समझाया है कि वो कैपेबल है आपको अटैक करने में, पेनिट्रेट करने में आपके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो जो सरप्राइजेस ईरान ने दिए, देखिए इनकी कैपेबिलिटीज तो अमेरिका की सबको पता है, इजराइल की कैपेबिलिटीज सबको पता है, लेकिन जो ईरानियन कैपेबिलिटीज इसके अंदर दिख रही हैं ड्रोन को, और वो डीप ले जाना चाहते हैं इस वॉर को। वो चाहते हैं कि ये वॉर अब लंबी खींचे। और उसमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ वो इजराइल को नहीं मार रहा है, सिर्फ वो अमेरिकन स्ट्रक्चर्स पे नहीं मार रहा है, वो यूएई को टारगेट कर रहा है लगातार। आपके कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इस पे बात की थी। सऊदी अरब को बिल्कुल। टारगेट कर रहा है और तमाम और भी देशों को टारगेट कर रहा है। तो मल्टीपल टारगेट पे एक साथ अटैक कर रहा है। तो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इसको डीप ले जाए। अब अगर वो पावर प्लांट पे करते तो एक तो ये है कि ये जो एक वॉर का अपना एक मॉरल एथिक्स होता है वो उसको ब्रीच करेंगे। हालांकि इस वॉर में कोई मॉरल एथिक नाम की चीज हमने शुरू से देखी नहीं, आपने लीडरशिप को ही टारगेट कर दिया इनिशियली। तो अगर वो टारगेट करते हैं तो उसका रिपरकशन होगा। और देखिए ईरान आज की तारीख में या कभी भी हिस्टोरिकली भी वो इस पोजीशन में है कि वो पर्शियन गल्फ के अंदर एक मेजर डिसरप्शन कर सकता है। तो ये एक इसका एक और एक रिपरकशन, देखिए छोटा सा हमने देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है।
अगर वो पूरा पर्शियन गल्फ को, जो उसने थ्रेट किया है कि वो पूरे पर्शियन गल्फ को ही डिस्टर्ब कर देगा, वहां पे पूरा आवागमन ही ठप करा देगा, और अगर वो 4 या 5 या 10 दिन भी कर लेगा, तो एक इंटरनेशनल क्राइसिस ऑलरेडी है, ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है, लेकिन अब प्रॉब्लम जो ट्रम्प के साथ है कि अगर वो चाहे भी तो ये समझदारी किस किस क्षण में या किस तरीके से दिखाएंगे, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा, उसमें भी एक क्लूलेस है। और ईरान में दिक्कत ये है कि कौन है, हु इज इन कंट्रोल, ये अभी मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे वो गार्ड्स कंट्रोल में है, जो उनके अपने एक, जो माना जाता है कि काफी रेडिकल है, एलिमेंट्स है ईरान के अंदर, अगर वो इसके कंट्रोल में है पूरे इस वॉर के, तो इस वॉर को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और अभी अमेरिकन राष्ट्रपति अभी तक वो कतरा रहे थे कि वो ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेंगे, अभी कह रहे हैं वो मेरीन्स को भेजने वाले हैं हजारों की तादाद में। और देखिए, इसमें अमेरिका के सोल्जर्स भी कैजुअलिटी तो हुई है, अगर मेरीन्स आएंगे तो हो सकता है कि वो वहां पे वेट कर रहे हो कि आप भेजिए, फिर हम लड़ेंगे ग्राउंड फोर्सेस में। और ईरान ने भी धमकी दी कि अगर ग्राउंड फोर्सेस उतरेंगे तो फिर हम उसको लड़ेंगे। एक चीज इनका मिसकैलकुलेशन ये हो गया कंप्लीटली कि उनको लगता था कि ईरान के अंदर इसमें से कोई बड़ा एक प्रोटेस्ट शुरू होगा और जो इनके फेवर में जाएगा। अगर होता तो ये वॉर उनके लिए बड़ी आसान हो जाती और उनको मॉरल सपोर्ट वर्ल्ड में मिलता कि देखिए ये रजीम से लोग परेशान थे। जो इराक में हुआ, जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने कैप्चर किया तो अमेरिकन फोर्सेस को कुछ बड़े सेक्शन ने वेलकम भी किया था, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। खमैनी की डेथ के बाद हमने देखा कि लोग बड़े तादाद में सड़कों पर निकले थे और ये पूरा डिफाई करते हुए कि ये वॉर चल रही है। तो ईरान के अंदर जो भावना है वो पूरी तरीके से अभी विपरीत चली गई है। इजराइल और अमेरिका के कुछ सेक्शंस होंगे जहां पर उनका समर्थन होगा, लेकिन मेजर तौर पे ईरान में कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो एक जो उनका गेम प्लान था कि अगर वहां पर आवाज उठती और वहां से लोग जनता विद्रोह करती, जो दिसंबर में हमें दिख रहा था, तो उसको वो एज अ विक्ट्री क्लेम करते कि देखिए एक ऐसा नेता था जो कि इनको बहुत प्रताड़ित कर रहा था और जिसको हमने एलिमिनेट करके इंटरनेशनल ऑर्डर स्टैब्लिश कर दिया ईरान में। अभी उनके साथ दिक्कत ये है, अगर वो खर्ग जो आपका गैस पाइप वो इलाका है जहां पे बहुत रिसोर्सेज है, ट्रंप अगर उसको कब्जा करने में सक्सेसफुल हुए तो मेरे ख्याल से वो उसको एक अपना बहुत बड़ा विक्ट्री बता सकते हैं और वो उनका प्रयास होगा कि कुछ भी करके वहां पर एक कैप्चर कर ले और फिर ईरान के साथ नेगोशिएट करे और ईरान को डिफीटेड दिखाए। पर उनके लिए बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे हित इस वॉर में डाल दिए हैं, कि वो ईरान को किसी न किसी तरीके से झुकता हुआ दिखा करके ही इस वॉर को समाप्त करे। बिल्कुल। संजय, एक अंतिम सवाल की आपको लगता है कि खर्ग आइलैंड पे, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं और वहाँ की टोपोग्राफी को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, और ईरान ने जो कई सारे वीडियो जारी किए हैं कि उनकी जो लैंड फोर्सेस है वो उसके लिए तैयार बैठी है कि कैसे वो अमेरिकन मैरिन्स जो हैं वो उतरें और उसके बाद ये गुरिल्ला वॉर शुरू करें ईरान। तो आपको लगता है कि जो उसकी टोपोग्राफी है वो काफी मुश्किल है कि अमेरिका वहां पे लैंड फोर्सेस उतार के अपनी भारी कैजुअलिटी कराए? देखिए, अब इन्होंने गलतियां तो शुरू से अमेरिका कर रहा है, और ये इसमें अगर अमेरिका ट्रूप्स भेज देगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सरप्राइज है कि वो भेज दें, क्योंकि ये अब डेस्परेट हो गए। क्योंकि इनके हाथ में युद्ध करना तो था, शुरुआत की इनके हाथ में शुरू कर दिया, खत्म करना इनके हाथ में नहीं है। अब एंड एंड खोज रहे, ये एंड कैसे मिले। तो ये सब धमकियां कि हम खर्ग आइलैंड में चले जाएंगे, आपके पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इससे इससे क्या मिलेगा उनको? क्या इसके बाद भी ये युद्ध जीत पाएंगे? ये संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक ट्रम्प वगैरह धमकी जरूर दे रहे हैं, बहुत सारे धमकियां दे रहे हैं, और उनको पता है कि जो जिस ईरान में आप लैंड ही नहीं कर सकते ट्रूप्स को, अगर लैंड किया तो आप अगर अफगानिस्तान में नहीं जीत सके उस टोपोग्राफी में, उससे ज्यादा डेंस टोपोग्राफी ईरान का है, वहां कैसे जीत पाएंगे? तो वो अगर वो ट्रम्प अपना वियतनाम बनाना चाह रहे हैं ईरान को, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता उनको, वो अपने मन के मालिक हैं।
ना अमेरिका की सुनते हैं, ना किसी की सुनते हैं। अगर वो सनक में है और इसी वो पागलपन जो जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध शुरू किया, अगर वो भी अभी तक उन पे सवार है वो पागलपन, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो युद्ध का एंड नहीं होगा। युद्ध और भी दूसरे तरफ चला जाएगा, ऐसे तरफ चला जाएगा जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, दुनिया और क्राइसिस से गुजरेगी। तो एक है कि जो स्टैंड अब दुनिया को, ट्रम्प तो मानेंगे नहीं, ट्रम्प और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दोनों दो इंजन की सरकार जियोपॉलिटिकली कहा जाए चला रहे हैं ये। तो अब ये दो इंजन की सरकार समझिए कि पूरे दुनिया को परेशान किए हुए। तो ये है कि अब इंडिया जैसे कंट्री को इनिशिएटिव और भी दूसरे कंट्रीज को मोबिलाइज करके एक यूनाइटेड नेशन को, इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को यूनाइटेड नेशन के साथ को अपील करना चाहिए था। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशन शुड कम फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन का नाम ही नहीं लिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला कि यूनाइटेड नेशन को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये एक साफ है कि जो प्राइम मिनिस्टर भी मतलब एक साइड से ही बोल रहे हैं। और इंडिया जैसे कंट्री को लेना चाहिए इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए, नेटो के अदर कंट्रीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, ब्रिक्स के दूसरे नेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए और एक कलेक्टिव फ्रंट बना के उनको काम करना चाहिए। जो लीडरशिप रोल लेना चाहिए जरूरी है अभी, नहीं तो सब कोई परेशान होंगे, सब कोई क्राइसिस में जाएंगे। ये जरूरी था। अनफॉर्चुनेटली इनमें वो नहीं, वही पहले भी जैसे मैंने बोला कि वो स्टेट्समैनशिप नहीं है इनमें कि वो लीड कर सके। वाजपेयी लीड कर सकते थे, नेहरू का तो जिक्र ही मत कीजिए, वो अलग ही, वो सब लीड कर सकते थे, इंदिरा गांधी लीड कर सकती, राजीव गांधी, बट इनमें नहीं है। इनमें वो उस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं और वो उनका राजनीतिक सोच भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसे लीडरशिप रोल प्ले करे, क्योंकि इनकी राजनीतिक सोच इजराइल से मिलती है, जायोनिस्ट स्टेट से मिलती है, जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। तो ये उस सोच से जब तक नहीं निकलेंगे तो स्टेट्स में नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, 24वें दिन भी एक तरह से मामला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि और गंभीर होता जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका की धमकी है कि वो ईरान के पावर प्लांट पे हमला करेगा, ईरान ने जवाबी धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी जो समुद्र है उसमें बारूदी सुरंग लगा देगा और इससे कहीं न कहीं युद्ध की एस्केलेशन की और संभावना, जो आशंका है, वो और गहरा गई है। इधर प्रधानमंत्री का जो भाषण है और जो उन्होंने देश के वासियों को एक तरह से आश्वस्त करने की कोशिश की है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में सभी, भारत सरकार पूरी तरह से एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर आश्वस्त है और उसको और चाक-चौबंद करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से सवाल ये है कि इस युद्ध का रास्ता कैसे निकलेगा? युद्ध और सीज फायर का रास्ता कहाँ से निकलेगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉगस के साथ। धनंजय जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और संजय हमसे जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।